इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। सोनिया ने इस बैठक में अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर नारे लगाए और साथ ही कमलनाथ ने कहा है कि सोनिया गांधी अभी भी कांग्रेस का नेतृत्व करें। ये बात कमलनाथ ने कही है और साथ ही इस बैठक में कांग्रेस के नए अध्यक्ष का भी फैसला हो सकता है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश की है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने ये मांग की है कि अभी भी सोनिया गांधी पार्टी का नेतृत्व करें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने भी सोनिया गांधी से पार्टी का नेतृत्व करने की मांग की है और साथ ही ये बैठक का कई तरीके से अहम होने वाली है, क्योंकि इसमें कांग्रेस के नए अध्यक्ष का फैसला हो सकता है और इसमें यह भी साफ हो सकता है कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष गांधी परिवार से ही होगा या फिर पार्टी के किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक शुरू हो चुकी है और साथ ही जो सोनिया गांधी है उन्होंने भी अपना पद छोड़ने की पेशकश की है, ज्यादा जानकारी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सोनिया गांधी ने जो आज बैठक चल रही है उसके अंदर अपना इस्तीफे की पेशकश की है और कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि सोनिया गांधी की जो इस्तीफे की पेशकश कर रही है तो अगला अध्यक्ष पद किसको दिया जाएगा। तो ये जरूर है कि राहुल गांधी जरूर बैठे हैं मीटिंग के अंदर और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है कि उनकी तरफ से जानकारी ये भी मिल पा रही है कि जो जिन्होंने पत्र लिखा था या फिर जो अंदर बदलाव चाहते हैं वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी उनसे नाराज जरूर बताए जा रहे हैं। मगर देखना होगा कि ये अध्यक्ष पद के लिए अगला अध्यक्ष पद किसको दिया जाएगा। मगर कहीं ना कहीं राहुल गांधी का नाम खुलकर सामने आ रहा है कि लगभग राहुल गांधी को दिया जा सकता है अध्यक्ष पद। जी राजीव, आपको लगता है कि जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जब ये पत्र जो है सोनिया गांधी को भेजा, उसी के बाद से ये जो बैठक की गई और साथ ही सोनिया गांधी ने फैसला लिया है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से अंदर कांग्रेस के अंदर ये कहा जा रहा था कि बदलाव होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी को देखते हुए कहा जा रहा था कि बीजेपी ने जो युवाओं को अपनी तरफ खींचा है उसी को मद्देनजर रखते हुए ही जो 23 जो CPWC के जो नेता थे उन्होंने पत्र लिखा था और उसी को देखते हुए ही सोनिया गांधी ने फैसला लिया है कि इस्तीफे की जो पेशकश की गई है वो जरूर है, मगर हाँ इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं किया जा चुका है। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है जो बैठक अभी चल रही है कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर जरूर जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी खुद इसके अंदर प्रेजेंट है और शायद यही हो सकता है कि राहुल गांधी को युवा पसंद करते हैं और युवा कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ही देखना चाहते हैं। क्योंकि लेकिन राजीव राहुल गांधी पिछले कई दिनों से लगातार यही कहते हुए आ रहे हैं कि वो इस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे। वो चाहते हैं कि जो कि गांधी परिवार से बाहर का ही कोई कार्यकर्ता इस पार्टी की जिम्मेदारी संभाले। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज स्पष्ट है कि राहुल गांधी की तरफ से मना किया जा रहा है कि वो कह सकते हैं अध्यक्ष पद के लिए नहीं आएंगे आगे। कहीं ना कहीं ये जरूर ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी परिवार की तरफ से कोई भी अध्यक्ष पद नहीं स्वीकार करेगा। मगर कहीं ना कहीं जो काम कांग्रेस के कार्यकर्ता है या तमाम जो नेता है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को जरूर पसंद करते हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि जो युवा है वो राहुल गांधी से काफी अटैच है और कहीं ना कहीं अगर राहुल गांधी संभालते हैं तो जो युवा जो कह सकते बीजेपी में गया है या फिर कांग्रेस छोड़कर हटा हुआ है वो कहीं ना कहीं उसकी वापसी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है अगर राहुल गांधी आते हैं तो युवाओं को शायद ये लग सकता है कि कांग्रेस के अंदर वापसी बैक करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने भी यही रणनीति अपनाई थी, क्योंकि युवाओं को अपनी तरफ खींचा था। वही रणनीति शायद कांग्रेस के अंदर भी अपनाई जा सकती है। मगर देखना होगा राहुल गांधी अभी अध्यक्ष पद स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं या फिर सोनिया गांधी को दोबारा से अध्यक्ष पद दिया जा सकता है। कि अभी पद कह सकते हैं इस्तीफे की पेशकश जरूर की गई है, मगर इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं किया गया है पार्टी के अंदर। जी राजीव, अगर राहुल गांधी अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं करते हैं तो आप ऐसे कौन से नाम हैं जो कि कांग्रेस का ये जो कमान है वो संभाल सकते हैं?
देखिए बिल्कुल बता दीजिए कि और कहते हैं कि गांधी परिवार को छोड़कर अगर और नेताओं की बात करें तो कहीं ना कहीं नाम जरूर है, मगर हम उसका खुलासा नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक कांग्रेस पार्टी खुद अपने स्पष्ट से खुलासा ना करे तब तक हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसको देखना होगा कि किस तरीके से राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी या फिर सोनिया गांधी वापसी करते हैं या नहीं करती है। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है, कहीं ना कहीं गांधी परिवार की जो उम्मीद है, शायद ये कह सकते हैं कि कांग्रेस को बचाने की, वो कहीं ना कहीं कारगर हो सकती है। मगर अगर गांधी परिवार से कोई संभालता है तो ही इसको कह सकते हैं मद्देनजर रखते हुए ही कह सकते हैं कि पार्टी मुकाम हासिल कर सकती है, क्योंकि युवा अभी तक उनसे टूटा हुआ है। तो युवाओं को पहले वापस लाने के लिए कहीं ना कहीं गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति उसके अंदर खड़ा हो सकता है। कहीं ना कहीं एक प्रियंका गांधी का नाम भी आ रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी एक ऐसे समय पर आई थी कि जिस टाइम पे कांग्रेस पार्टी के पास कह सकते हैं इलेक्शन लड़ने तक के लिए जगह नहीं थी, और कहीं ना कहीं युवा उनसे टूटा हुआ था और जैसे वोटर भी टूटा हुआ था। कहीं ना कहीं जो प्रियंका गांधी ने जो उस टाइम पर मुकाम हासिल किया था या फिर लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की थी, तो वो कहीं ना कहीं उनका भी नाम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि प्रियंका गांधी उसको मद्देनजर रखते हुए अध्यक्ष पद से स्वीकार करती है नहीं करती है। मगर ये देखने वाली बात है, क्योंकि बैठक अभी चल रही है, बैठक के अंदर क्या निचोड़ निकलता है वो अभी समय रहते पता लग पाएगा। जी बिल्कुल राजीव, तो क्या अब ये बात कांग्रेस खुद भी ये समझने लगी है कि उसको नेतृत्व परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने अब कमजोर दिखाई पड़ रही है, तो अब कांग्रेस इसके लिए आगे क्या रणनीति बना सकती है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज स्पष्ट है, अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर से गांधी परिवार का अध्यक्ष पद कोई भी नहीं होता तो कहीं ना कहीं दिक्कतें बहुत आएंगी, क्योंकि नया चेहरा नई पुरानी पार्टी को संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि इतना बड़ा कोई नाम नहीं है अभी नेताओं के अंदर के जो गांधी परिवार के कह सकते हैं जो कांग्रेस पार्टी के जो भागदौड़ संभाल सके। मगर यहाँ ये कह सकते हैं अगर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति होता है तो कहीं ना कहीं जो भागदौड़ वाली बात है वो कहीं ना कहीं संभाली जा सकती है, क्योंकि राहुल गांधी के पीछे लगभग तमाम युवा जुड़े हुए हैं और युवाओं को इकट्ठा करने के लिए राहुल गांधी को ही आगे किया जाएगा। मगर देखना होगा क्या प्रियंका गांधी जो टूटी हुई भागदौड़ जो संभाल सकती है नहीं संभाल सकती है, ये जरूर स्पष्ट करता है, क्योंकि प्रियंका गांधी का नाम भी राहुल गांधी के बाद लिया जा रहा है। जी राजीव, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी किसको सौंपती है। आपका इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि कांग्रेस की मीटिंग चल रही है जिसमें कई सारे अहम फैसले हो सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। सुशांत केस में सीबीआई की जांच तेज हो चुकी है और रिया से सीबीआई पूछताछ कर सकती है। सिद्धार्थ पिठानी से भी दोबारा पूछताछ सीबीआई कर रही है और साथ ही कई नए खुलासे होने की भी संभावना है। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई अपनी जांच को बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा रही है और बहुत ही जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा हो सकता है, क्योंकि सीबीआई लगातार इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर विचार कर रही है। उस दिन सुशांत के साथ जो भी लोग मौजूद थे उन सभी से पूछताछ की जा रही है। सिद्धार्थ से भी पूछताछ हो चुकी है और साथ ही कल भी ये पूछताछ हुई थी, लेकिन आज एक बार फिर से सीबीआई सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ कर रही है। और वहीं इस केस से जुड़े जितने भी लोग हैं उन सभी से सीबीआई पूछताछ कर रही है और जो लोग बचे हुए हैं उनसे भी सीबीआई जल्द ही पूछताछ करने वाली है। और साथ ही ये भी बात सामने आ रही है कि आज सीबीआई रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ कर सकती है। इससे पहले भी सीबीआई ने इससे रिलेटेड जितने भी गवाह थे उन सभी से पूछताछ की और जहां पर भी सीबीआई को शक हुआ वहां पर दोबारा से अच्छे से जांच जो है शुरू की और साथ ही दोबारा से लोगों के बयान दर्ज किए। और सीबीआई सिद्धार्थ से आज एक बार फिर से पूछताछ कर रही है, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी और सुशांत के कुक के जो बयान थे वो मेल नहीं खाए थे, जिसकी वजह से सिद्धार्थ पर सीबीआई को शक है और इसी वजह से सिद्धार्थ पिठानी से सीबीआई दोबारा से पूछताछ कर रही है। और अब रिया चक्रवर्ती से भी जल्द ही सीबीआई पूछताछ कर सकती है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, सीबीआई अपने मामले की जांच बहुत ही तेजी से कर रही है। सुशांत सिंह मामले में नए खुलासे बहुत ही जल्द हो सकते हैं, ज्यादा जानकारी। सत्यप्रकाश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी, सीबीआई जांच कर रही है, अभी सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है सत्यप्रकाश? देखिए, सीबीआई लगातार जो है जांच कर रही है, बड़ी तेजी से जांच कर रही है।
अब तक सीबीआई ने उन 3 लोगों को जो उस वक्त मौजूद थे कमरे में, उनसे गहन जांच कर रही है। उसमें है कुक नीरज और सहायक दीपेश सावंत और उनके दोस्त जो है सिद्धार्थ पिटानी जी। हालांकि सीबीआई जो क्राइम सीन को कर रही थी, इस दौरान अभी तक ऐसी जानकारी मिल रही है कि सीबीआई जो है तीनों बयानों से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि तीनों बयानों में विरोधाभास नजर आ रहा है। ऐसे में सीबीआई एक बार फिर से गेस्ट हाउस में इन तीनों को अपने साथ लेकर गई है। सीबीआई लगातार जो है सुशांत के जो घर पर भी नजर बनाए रखी है। वही कि 3.5 घंटे की छानबीन के बाद सीबीआई वहां से निकली थी। सीबीआई लगातार अब जो है ये जानने की कोशिश कर रही है आखिरकार ये विरोधाभास कहां से आ रहा है और क्यों आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को भी सम्मन भेजा गया है, लेकिन उनके वकील का कहना है कि अभी तक हमें सम्मन नहीं मिला, अगर सम्मन मिलेगा हम जरूर पेश होंगे। तो जी, कहीं न कहीं सत्यप्रकाश। सीबीआई बड़ी तेजी से जांच कर रही है और जानना चाहती है कि आखिर ये पूरे मामले की कड़ी कहां से जुड़ेगी और कैसे जोड़ा जाएगा। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, ये तो देखने वाली बात है कि आखिरकार अब इसमें सीबीआई आगे और क्या खुलासे करती है, क्या कदम उठाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि सीबीआई सुशांत सिंह केस में बहुत ही तेजी से अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और बहुत ही जल्द रिया चक्रवर्ती से भी सीबीआई पूछताछ कर सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। केरल विधानसभा सत्र के दौरान हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों ने एक अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। कांग्रेस विधायक वीडी सतीशन ने यह प्रस्ताव पेश किया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मंजूरी भी मिल चुकी है। विपक्ष के नेता रमेश चेन्नीथला ने बयान दिया है, विधानसभा अध्यक्ष को सदन की अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए। वो इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव भी पेश किया गया है। केरल से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा सत्र के दौरान जमकर हंगामा किया और कांग्रेस विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिस पर चर्चा की मंजूरी मिल चुकी है। विपक्ष के नेता रमेश चेन्नीथला ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को सदन की अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें अध्यक्ष पद से हटाने का प्रस्ताव भी पेश किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, केरल विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के नेताओं ने जमकर हंगामा किया। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर मेहर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहर जी, जिस तरीके से आज केरल विधानसभा सत्र के दौरान हंगामा हुआ, ज्यादा जानकारी। देखिए, दरअसल ये मामला ऐसा नहीं है कि ये कोई ये मुद्दा आज का उठा हो और अचानक से विपक्ष जो है आक्रामक हो गया, हमलावर हो गया हो। दरअसल जो मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, उनके खिलाफ एक आक्रोश का माहौल था। हालांकि आपको ये भी साफ कर दूं कि पिनराई विजयन की जो अपनी एक पब्लिक लाइफ में जो एक अपनी उनकी इमेज है, वो बहुत साफ सुथरी, बहुत क्लीन इमेज है। और यही वजह है कि आज जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो अपोजिशन है, यूडीएफ, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसने इस बात का एक खास तौर से जिक्र किया विधानसभा में कि चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन इज एन ऑनरेबल मैन, वो एक सम्मानित व्यक्ति है, बट ही इज द कैप्टन ऑफ ए शिप दैट इज कॉट इन ए स्टॉर्म। इसका मतलब कि वो एक ऐसे जहाज के कप्तान है जो कि तूफान में घिरा हुआ है जी। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इस तूफान की जो जड़ें हैं वो कैप्टन के केबिन में है। यानी कि पिनराई विजयन को अच्छा बताते हुए भी यूडीएफ ने पूरा का पूरा उन पर निशाना साध दिया है। और जब ये कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के विधायक वीडी सतीशन ने अविश्वास प्रस्ताव का भाषण पढ़ा, तो उसमें सतीशन ने इसी बात से कहा कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, ये साफ साफ एलडीएफ गवर्नमेंट, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की जो गवर्नमेंट है केरला में, उसके खिलाफ एक तरीके से सवाल है। सवाल क्यों है? क्योंकि 2 मामले केरला में बहुत चर्चित हुए थे। एक, वहां पर एक गोल्ड स्मगलिंग केस हुआ था जिसको लेकर के काफी ज्यादा आरोप लगे थे, और एक दूसरा मामला भ्रष्टाचार का आया था जिसको कहते हैं लाइफ मिशन हाउसिंग प्रोजेक्ट। ये बेसिकली गरीबों के लिए राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की थी जिसके तहत उन लोगों को घर मुहैया कराए जाने थे। तो विपक्ष का आरोप है कि इसमें भी धांधली हुई, प्लस गोल्ड स्मगलिंग केस वो अपने आप में किस पैंडोरा बॉक्स बोलते हैं, उसमें इतने संगीन इल्जाम है कि अभी तक जो एलडीएफ की सरकार है सीएम पिनराई विजयन की, वो संभल नहीं पाई है। खैर, आज एक दिन का ये सत्र चल रहा है, उसमें अविश्वास प्रस्ताव पर अभी बहस होनी है। बहस के बाद फिर इस पर मुख्यमंत्री जवाब देंगे, उनकी कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो जवाब देंगे।
अब क्या निकल कर आता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये तो बिल्कुल तय है कि इससे पिनराई विजयन की सरकार जो है वो मुश्किल में फंस गई है। जी मिहिर जी, जिस तरीके से वहां पर ये जो हंगामा हुआ है और साथ ही ये भी बात सामने है कि विधानसभा स्पीकर को हटाने को लेकर भी उसमें प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए दरअसल इसमें आपको समझना पड़ेगा कि ये पूरा मामला है क्या। जी इसमें बेसिकली जो अपोजिशन की डिमांड क्या है, अपोजिशन का कहना ये है कि ये स्पीकर, खुद स्पीकर के खिलाफ, विधानसभा के जो स्पीकर हैं श्री रामकृष्णन, उनके खिलाफ संगीन इल्जाम है कि उनके जो ताल्लुकात थे दैट वाज सस्पिशियस क्लोजनेस, संदिग्ध थे, उनकी संदिग्ध नजदीकी किससे थी? गोल्ड स्मगलिंग केस के जुड़े आरोपियों से। जी तो लेकिन स्पीकर पर जब ये इल्जाम लगे, जो विपक्ष यूडीएफ ने जब इल्जाम लगाने शुरू किए, तो जैसा कि एक राजनीति का दस्तूर होता है, उन्होंने इनकार किया, भाई मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आखिरकार ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, तो सरकार को घेरने की उसी रणनीति का हिस्सा है कि भाई आपके जो स्पीकर हैं, विधानसभा के जो स्पीकर हैं, वो फंसे हुए हैं, उनकी साठगांठ जो है वो गोल्ड स्मगलिंग केस के एक्यूज के साथ है, और ऐसा स्पीकर हमें नहीं चाहिए। राज्य में एक माहौल भी बना हुआ था, और इसलिए आज जो है पिनराई विजयन की सरकार विधानसभा में घिर चुकी है, एक तरीके से चक्रव्यूह में है। इसमें क्या होता है नहीं होता है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल इस लिहाज से है कि सरकार को कोई खतरा फिलहाल नहीं है, क्योंकि 140 सदस्यों की जो विधानसभा, केरला विधानसभा की जो कैपेसिटी है दैट इज 140 मेंबर्स, 140 सदस्य उसके हैं, विधायक हैं, जिसमें कि 91 जो है वो एलडीएफ के हैं, 91 वो एलडीएफ के हैं, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है, यानी सरकार के विधायक हैं। 91 सपोर्ट, उनको 91 विधायकों का सपोर्ट हासिल है। यूडीएफ जो है उनके पास नंबर्स नहीं है, उनके पास सिर्फ 45 हैं। लेकिन कई बार ये गेम जो होता है वो सिर्फ नंबरों का नहीं होता, वो आंकड़ों का नहीं होता है, कई बार ये होता है पब्लिक में आपकी इमेज कैसे जाती है। और फिलहाल इस मोर्चे पर निश्चित रूप से विजय सरकार को एक करारा झटका तो लगा ही है। बिल्कुल मिहिर मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि केरल विधानसभा सत्र के दौरान जमकर हंगामा किया और साथ ही कांग्रेस विधायक वीडी सतीशन ने प्रस्ताव पेश किया। केरल विधानसभा में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ ने राज्य के सीएम पिनराई विजयन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कांग्रेस विधायक वीडी सतीशन के जरिए पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मंजूरी भी दे दी गई है। वहीं विपक्ष के नेता रमेश चेन्नीथला का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष को सदन की अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें हटाने का प्रस्ताव भी दिया गया है। कांग्रेस नेता और विधानसभा के जो विपक्ष के नेता रमेश चेन्नीथला का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष को सदन की अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष ने सोने की तस्करी के आरोपियों के साथ उनके कथित संबंधों का हवाला देते हुए उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव भी पेश किया है। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पशुपालन घोटाले मामले में सीएम योगी ने बड़ी कार्रवाई की है। आईपीएस अधिकारी निलंबित किए गए हैं। दिनेश चंद्र दुबे और अरविंद सेन को सस्पेंड किया है योगी आदित्यनाथ ने। डीआईजी रूल एंड मैनुअल दिनेश चंद्र दुबे और डीआईजी पीएस आगरा अरविंद सेन निलंबित किए गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा फैसला लिया है। लखनऊ के पशुपालन घोटाले मामले से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की है और इस मामले में आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिसमें दिनेश चंद्र दुबे और अरविंद सेन को सस्पेंड किया है। पशुपालन घोटाले मामले में सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें उन्होंने आईपीएस अधिकारियों को सस्पेंड किया है। 2 आईपीएस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें दिनेश चंद्र दुबे और अरविंद सेन शामिल हैं। पशुपालन घोटाले मामले से जुड़ी हुई एक खबर है, जिसमें सीएम योगी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया है। लखनऊ से हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, सीएम योगी ने बड़ी कार्रवाई की है, 2 आईपीएस अधिकारियों के जो है निलंबित किया गया है, ज्यादा जानकारी।
देखिए, उत्तर प्रदेश सचिवालय में पशुधन घोटाला हुआ था। एक व्यापारी को भोपाल से बुला करके यहाँ पर उससे ठगी करी गई थी। लगभग 17 से 18 करोड़ रुपए की ठगी थी। पशुधन में ठेका दिलाने के नाम पर उससे पैसे लिए गए थे और बहुत हाईलाइटेड ये मामला था। उसके बाद जब इसकी परतें खुलने लगी तो व्यापारी ने यह भी बताया था कि सीबीसीआईडी के एक ऑफिसर ने उसको धमकाया था और कहीं ना कहीं इस मामले में जांच चल रही थी, क्योंकि 2 आईपीएस ऑफिसरों के नाम सामने आ रहे थे कि व्यापारी को धमकाने में कि वो अपनी कंप्लेन वापस ले ले। और जब इस बात की पुष्टि हो गई कि 2 अधिकारी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इन्वॉल्व थे, उसके बाद सीएम योगी ने खासा सख्त कार्रवाई करी है। 2 आईपीएस अफसर निलंबित किए गए हैं, दिनेश चंद दुबे और अरविंद निलंबित किए गए हैं। पशुधन पालन घोटाले में इनका नाम आया था। दोनों डीआईजी स्तर के अधिकारी हैं। डीआईजी रूल और मैनुअल थे दिनेश चंद दुबे और डीआईजी पीएससी आगरा थे अरविंद सेन। सीएम ने दोनों अफसरों को निलंबित किया है, साथ ही जांच के आदेश दिए हैं। कहीं ना कहीं एक सीएम योगी एक सख्त रूप अपनाए हुए हैं और कहीं ना कहीं ऑफिसरों को एक संदेश दिया जा रहा है कि किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार प्रदेश में नहीं चलेगा। और जिस तरीके से इस मामले में जांच चल रही थी और दोनों अधिकारी कहीं ना कहीं इसमें जब संदिग्ध पाए गए हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करी गई है। जी पुनीत, क्या इस मामले में ये 2 आईपीएस अधिकारी जो निलंबित किए गए हैं उनके अलावा भी और अधिकारियों के नाम शामिल हो सकते हैं? देखिए, सीधे तौर पर जो ठग थे उनकी काफी साठगांठ थी पुलिस विभाग में और व्यापारी ने आरोप लगाया था कि उसको पुलिस की गाड़ी में बैठा करके पीटा गया था। उसको पुलिस ऑफिसरों के द्वारा धमकी दी जा रही थी। लगातार इस मामले में जांच चल रही है, जिसका नतीजा आज ये है कि 2 आईपीएस अधिकारी जो सीधे तौर पर डीआईजी रेंज के थे उनको हटाया गया है, उनको निलंबित किया गया है। अब और भी अधिकारी हैं जिनका नाम सामने आ रहा है या और भी अन्य पुलिसकर्मी है जिनका नाम सामने आ रहा है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होना निश्चित है, क्योंकि सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सीएम योगी एक्शन मोड में है और लगातार भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाइयां कर रहे हैं। जी पुनीत, तो ये जो व्यापारी की जो आप बात कर रहे हैं, तो उस व्यापारी ने कब शिकायत दर्ज करवाई थी? देखिए, ये लगभग 2 महीने पुराना मामला है और बताया जाता है कि लगभग 6 महीने पहले यानी कि पिछले साल वो यहाँ पर आया था। किसी के माध्यम से उसको पशुधन विभाग में एक टेंडर लेना था और उत्तर प्रदेश का जो सचिवालय है, विधानसभा के अंदर ठगों ने वहां के एक बाबू से मिली भगत करके एक फर्जी कार्यालय खोल करके उसको बुलाया, उसको बुला करके उसके साथ ठगी करी। कई पार्ट में उससे करोड़ों रुपए लिए गए। उसके बाद जब उसने अपना टेंडर के लिए कहा तो उसको टेंडर के लिए टालते रहे। जब उसने पैसे वापस करने के लिए कहा तो इन्हीं अधिकारियों के साथ मिल करके उसके ऊपर दबाव बनाया गया। जब उसने पुलिस पर कंप्लेन करी तो उससे कंप्लेन वापस लेने के लिए दबाव बनाया जाता रहा। पुलिस उसने ये भी शिकायत करी थी कि उसको पुलिस की जीप में जो है वो मारा पीटा गया है। सीधे तौर पर एक बड़ी कार्रवाई इसमें हुई है और कहीं ना कहीं एक 2 डीआईजी स्तर के जो अधिकारी हैं वो इसमें निलंबित करे गए हैं। पुनीत, आपने अभी जो बात कही थी कि कुछ लोगों ने ऐसा फर्जी तरीके से बाबू बनकर उनसे कार्रवाई की, तो जो लोग फर्जी बाबू बने थे या फिर जो लोग फर्जी कर्मचारी बने थे उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की गई है? देखिए, सीधे तौर पे जो इसमें संदिग्ध गिरफ्तार हुए थे, 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था जो सीधे तौर पे इसमें संलिप्त थे, ठग थे। उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और उनके नेटवर्क तलाशे जा रहे हैं। जो जिन भी ऑफिसरों का नाम सामने आ रहा है, जिन लोगों का भी नाम सामने आया है, उनको सबको गिरफ्तार किया गया है। और सीधे तौर पर आज जिस तरीके से 2 बड़े अधिकारियों का नाम सामने आया है, जांच चल रही है और कहीं ना कहीं ये जांच डिस्टर्ब ना होने पाए, जिनकी भूमिका कहीं ना कहीं इस मामले में संदिग्ध नजर आ रही थी, उसको लेकर के इनको निलंबित किया गया है ताकि जांच पर किसी तरह का कोई इफेक्ट ना पड़े। और अगर इस बात की पुष्टि होती है कि सीधे तौर पर ये लोग भी इन्वॉल्व थे तो कहीं ना कहीं एक कड़ी कार्रवाई इनके ऊपर भी जरूर होगी। जी पुनीत मोहन जी, जिस तरीके से अब योगी सरकार ने आईपीएस अधिकारियों के तो तबादले कर दिए हैं इस मामले में, पशुपालन घोटाले में, लेकिन यूपी में बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनके अभी तक खुलासे नहीं हुए हैं, तो उनको लेकर भी क्या सरकार कोई कदम, ऐसा ही सख्त कदम उठा रही है? देखिए, सीधे तौर पर योगी सरकार जब सत्ता में आई थी तो 0 टॉलरेंस का वादा किया था कि भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म कर देंगे और सीधे तौर पर जिन भी मामलों में अधिकारियों का नाम सामने आता है उनको निलंबित किया गया है। कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसे विभाग के जिसमें अधिकारियों के ऊपर, इंजीनियर के ऊपर एफआईआर तक दर्ज कराई गई है। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं एक सख्त एक्शन मोड में योगी सरकार है। और आज जो आप देख रहे हैं पशुधन मामले में 2 अफसर जो है उनको इसलिए निलंबित किया गया है कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कहीं और जांच को प्रभावित न करें। और सीधे तौर पर सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर किसी भी अधिकारी की मिली भगत ऐसे घोटालों में सामने आती है जिससे सरकार की बदनामी होती है और तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कार्रवाई जरूर होगी। जी पुनीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है। पशुपालन घोटाले मामले में सीएम योगी ने कार्रवाई करते हुए 2 अधिकारियों को निलंबित किया है, जिसमें दिनेश चंद दुबे और अरविंद सेन को सस्पेंड किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।